हाँ जी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब भी दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि ठीक है, ए बी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाकर बी के अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम कर सकता है, या फिर जिसे हम कंपनसेशन भी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर ए को ना डैमेजेस चाहिए ना कंपनसेशन चाहिए, ए चाहता है कि बी अपना पार्ट परफॉर्म करे, जो बी ने प्रॉमिस किया था वही परफॉर्म किया जाए। डैमेजेस या कंपनसेशन से ए कहता है मेरी भरपाई नहीं हो पाएगी। स्पेसिफिकली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे मान के चलिए हम बात कर रहे हैं प्लॉट नंबर 1। कहाँ का प्लॉट नंबर 1? कहता है जी सेक्टर 24 का प्लॉट नंबर 1। कौन सा सेक्टर 24? रोहिणी का। कौन सा रोहिणी? कहता है दिल्ली में। तो ये तो सिर्फ एक ही है ना, एक से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना ये प्लॉट। ये तो अर्थ के ऊपर एक सिंगल प्लॉट है, प्लॉट 1 सेक्टर 24 रोहिणी दिल्ली। अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि बी ए को ये प्लॉट सेल करेगा, तो ए कहता है इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मुझे डैमेज नहीं चाहिए, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जिस चीज के लिए बी ने प्रॉमिस किया था। इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, राइट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए जो कि हमारे एग्रीमेंट में, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया गया था, दोनों पार्टीज वही परफॉर्म करे। और जब हम कोर्ट में जाके कहते हैं हमें डैमेजेस नहीं चाहिए, हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमें तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या मांग रहे हैं? स्पेसिफिक रिलीफ। अपना कैमरा और माइक ऑफ कीजिए। हम क्या मांग रहे हैं? स्पेसिफिक रिलीफ, राइट। तो उसी चीज को लेकर ये एक्ट है कि अगर आपको डैमेजेस नहीं चाहिए, अगर आपको कंपनसेशन नहीं चाहिए, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, तो उस केस के अंदर आप इस एक्ट में कोर्ट में जा सकते हैं फॉर स्पेसिफिक रिलीफ। ठीक है जी। तो स्पेसिफिक रिलीफ मींस रिलीफ इन स्पीसीज। रिलीफ इन स्पीसीज का मतलब क्या हो गया कि जो प्रॉमिस किया गया है वही चाहिए, कंपनसेशन नहीं चाहिए, डैमेजेस नहीं चाहिए। हाँ जी, जो कहा गया था कॉन्ट्रैक्ट में वही चाहिए, कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, कोई डैमेज नहीं चाहिए। अंडर दिस एक्ट वन कैन क्लेम फॉर एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ठीक है जी। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या अपने आप में इकलौता ऐसा एक्ट है जो स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड सारे प्रोविजंस बता रहा है? द आंसर इज नो। कहता है जी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? हम किसी भी एक्ट को एग्जॉस्टिव तब कहते हैं जब उस एक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड सारे प्रोविजंस हो। लेकिन स्पेसिफिक एक्ट के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड सारे प्रोविजंस नहीं है। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रेमेडीज प्रोवाइडेड बाय अदर एनेक्टमेंट, राइट। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मॉर्टगेज से रिलेटेड स्पेसिफिक रिलीफ दिया हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिसोल्यूशन एंड अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक रिलीफ दिया हुआ है। इसका मतलब हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट, हर तरह के एग्रीमेंट में स्पेसिफिक रिलीफ इस एक्ट में प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एन एग्जॉस्टिव, आप कहेंगे नो इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट, और एज इट इज आप ये लाइन लिखेंगे। हाँ जी, पूरे एक्ट को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कहता है एक तो स्पेसिफिक रिलीफ जो कि सेक्शन 5 से 35, और दूसरा प्रिवेंटिव रिलीफ जो कि सेक्शन 36 से 42। प्रिवेंटिव रिलीफ का मतलब किसी को कुछ करने से रोकना, और स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब सामने वाले को वही करने के लिए कहना जो कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में प्रॉमिस किया गया था। ठीक है। तो बेसिकली हमारी बॉडी स्टार्ट होती है सेक्शन 5 से। पहले ये बताइए आपको एक क्लियर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है क्या, और स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब क्या है?
हाँ जी, सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 8 तक डील्स विद द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 है जो एक्ट का, वो तो डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, और सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है वो डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से, राइट। रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी कहता है अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन रिकवर करना चाहते हो, मान के चलिए आपके बीच में और आपके ब्रदर के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। फिलहाल वो प्रॉपर्टी आपके ब्रदर के पोजेशन में है, आपको लगता है वो प्रॉपर्टी आपकी है, आपका हक है उस प्रॉपर्टी पर, और आप उससे प्रॉपर्टी का पोजेशन रिकवर करना चाहते हो। तो एक्ट ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि भैया अगर आप किसी प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन रिकवर करना चाहते हो, तो भैया आप कैसे रिकवर करोगे? एज प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है व्हेन द क्लेम इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल यू हैव टू अप्रोच टू सिविल कोर्ट। तो जो प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड में बताया हुआ है वही आपको फॉलो करना है, राइट। यहाँ पर इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही कि इसके अंदर हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, इस एक्ट के अंदर आपकी कोई हेल्प नहीं की जा सकती, आपको वैसे ही प्रोसीड करना है, उसी मैनर में प्रोसीड करना है जिस मैनर में सिविल प्रोसीजर कोड में बताया गया है। फिर जी रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ डिस्पोजेस्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं। अगर आपको किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से धक्के मारकर निकाल दिया गया है, इसका मतलब आपकी कंसेंट के बिना आपको किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया है। आप मान के चलिए किसी हाउस में रहते हैं जो कि आपने रेंट पर लिया हुआ है, आपने लास्ट 2 मंथ से रेंट पे नहीं किया, लैंडलॉर्ड ने आपको घर से बाहर निकाल दिया जबरदस्ती विदाउट योर कंसेंट, तो उस पोजीशन की बात कर रहा है। कहता है इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him। तो भैया जिसको निकाला गया है वो, या फिर मान के चलिए आपने किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू वो घर लिया था, तो एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession, राइट, और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम मे बाय सूट, मतलब आपका जो भी लीगल हेयर है वो बाय सूट रिकवर द पोजेशन देयरऑफ नॉटविथस्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। तो सेक्शन बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर आपको आपकी मर्जी के बिना किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया है, तो आप या जिसके थ्रू आपने वो प्रॉपर्टी ली थी वो बंदा, या फिर आपका कोई लीगल हेयर है, राइट, जो आपके नाम पर क्लेम कर सकता है, वो कोर्ट में जाकर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन क्लेम कर सकता है। लॉ की इंटेंशन बड़ी सिंपल सी है। लॉ कहता है जी देखिए अगर आप किसी पर्सन को किसी भी प्रॉपर्टी से बाहर निकालना चाहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो आप वो प्रोसीजर फॉलो कीजिए जो कि लॉ में बताया हुआ है। मतलब आप जोर जबरदस्ती से किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आपके टेनेंट ने रेंट नहीं दिया है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके रेंट के लिए केस फाइल कीजिए, कोर्ट में जाके उस हाउस की वैकेंसी के लिए केस फाइल कीजिए, कोर्ट को कहिए कि भैया टेनेंट को मेरे घर से निकाला जाए क्योंकि वो टाइम पर रेंट नहीं पे कर रहा है, लेकिन आप टेनेंट को जबरदस्ती उसके घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपसे वो पोजेशन दोबारा रिकवर किया जा सकता है, राइट। तो जी कितने टाइम के अंदर अंदर केस फाइल करना है कोर्ट में? कहता है कि भैया मैक्सिमम विद इन 6 मंथ, जब आपको बाहर निकाला गया है व्हेन यू आर डिस्पोजेस्ड, तो उसके मैक्सिमम 6 मंथ्स, राइट। और दूसरी चीज क्या है कि अगेंस्ट गवर्नमेंट आप इस सेक्शन में केस फाइल नहीं कर सकते। इसका मतलब गवर्नमेंट आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर सकती है और गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा इस सेक्शन के अंदर। और स्पेसिफिकली सेक्शन में कह दिया है कि अगर कोर्ट पोजेशन वापस दिलवाती है तो कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट कहता है जी कोई अपील अलाउड नहीं है, कोई रिव्यू अलाउड नहीं है। इसका मतलब
जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आप टेनेंट हैं, रेंट पर रह रहे हैं, 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया, आपके लैंडलॉर्ड ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, आप कोर्ट में गए, इस सेक्शन में आपने कोर्ट से कहा कि मुझे मेरा पोजेशन वापस दिलवाइए, कोर्ट ने आपका पोजेशन वापस दिलवा दिया, तो आपका लैंडलॉर्ड कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट ना कोई अपील कर सकता है, ना ही कोई रिव्यू। ठीक है, सेक्शन क्लियर है? यस और नो करते जाइए साथ साथ। हाँ जी, फिर सेक्शन 7 और सेक्शन 8 किस चीज से रिलेटेड है? कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 7 क्या कह रहा है कि अ पर्सन एंटाइटल्ड टू रिकवर द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। एंटाइटल्ड टू रिकवर द पोजेशन, कहता है चाहे आप ओनर हो या नहीं हो, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के का पोजेशन आपका राइट है, एट प्रेजेंट आपका राइट है किसी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन, तो आप उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हैं एज प्रोवाइडेड बाय सिविल प्रोसीजर कोड। तो जो बात सेक्शन 5 ने कही थी विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वही बात सेक्शन 7 ने कही है विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी, कि भैया आपको लगता है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका पोजेशन आपके पास होना चाहिए, लेकिन किसी ने आपसे उसका पोजेशन ले लिया है, तो आप पोजेशन रिकवर करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे? सेक्शन 7 कहता है वही प्रोसीजर फॉलो करोगे जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बता रखा है। ठीक है जी। A trustee may sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person for whom he is trustee is entitled। इसका मतलब मान के चलिए कि ए जो है वो ट्रस्टी है, और ट्रस्ट जो बनाई गई थी वो किसके बेनिफिट के लिए बनाई गई थी? बी और सी के बेनिफिट के लिए बनाई गई थी। इस ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट बनाई गई थी, इस ट्रस्ट के अंदर दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही थी, और किसी ने फ्रॉड कह लीजिए या फिर गलती से कह लीजिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी ने मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया बाय फ्रॉड या इन रॉन्ग वे। ठीक है, तो यहां पर कहता है ए उसका पोजेशन रिकवर करने के लिए केस फाइल कर सकता है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बी एंड सी। तो जो ट्रस्ट के बेनिफिशियल ओनर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए ट्रस्टी कैन फाइल केस फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, a special or temporary right to the present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section। इसका मतलब क्या है? इन्होंने बड़ा सिंपल सी बात कही, कहता है कि आपका ओनर होना जरूरी नहीं है, पोजेशन रिकवर करने के लिए उस मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर होना जरूरी नहीं है। मान के चलते हैं कि मैं आपके पास अपनी बाइक ठीक करवाने लाता हूं, और बाइक के ऊपर आप खर्चा करते हैं, मतलब उसके ऊपर नया सामान लगाते हैं, प्लस लेबर भी आपकी है, तो बाइक के ऊपर आपने बिल बनाया 10,000 रुपए का। पहले तो ये बताइए, ये पैसे दिए बिना क्या मैं अपनी बाइक का पोजेशन ले सकता हूं आपसे? मैं अपनी बाइक आपके पास लेकर आता हूं ठीक करवाने के लिए, उस बाइक पर आपने नया सामान लगाया, आपने बाइक पर काम किया, मेरा बिल बनाया 10,000 रुपए का, क्या मैं ये पैसे दिए बिना अपनी बाइक का पोजेशन ले सकता हूं आपसे? नहीं ले सकता। कहाँ लिखा हुआ है? अगर कोई चीज कहीं नहीं लिखी हुई तो आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो? जब हम लॉ पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज आपको अपने माइंड में रखनी है कि हर जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो केस लॉ हो कोई, या कोई लीगल प्रोविजन हो। आप कोई भी स्टेटमेंट बिना फाउंडेशन के नहीं दे सकते, बैकएंड पे कुछ ना कुछ सपोर्टिंग कंटेंट होना चाहिए।
अच्छा, अगर मैं अपनी बाइक आपके पास लेके आता हूँ, लेट्स से मैं ए और आप हो बी, तो हमारे बीच में क्या रिलेशन बन जाता है जब मैं आपसे अपनी बाइक ठीक करवाता हूँ? बेलमेंट का वर्ड सुना? बेलमेंट? बेलमेंट नहीं सुना हुआ? बेलर, बेली, बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है? हाँ जी, ये एक बेलमेंट का कंसेप्ट है। बेलर, बेली। और जब मैं बाइक आपके पास लेके आता हूं बाइक ठीक करवाने के लिए, आपका बाइक में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, एक स्पेशल इंटरेस्ट। स्पेशल इंटरेस्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब आपको उस बाइक के बदले क्या मिलने वाले हैं? 10,000 रुपए। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जब तक आपको ये पैसे ना मिले, आप इस बाइक का पोजेशन होल्ड कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? जब तक आपको ये पैसे ना मिले, आप इस बाइक का पोजेशन होल्ड कर सकते हो, इवन अगेंस्ट द ओनर ऑफ द बाइक। मतलब बाइक का ओनर भी आपसे इस बाइक का पोजेशन नहीं ले सकता जब तक आप उसके आपको ये पैसे ना मिले। राइट? तो ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आप ओनर नहीं हो, स्टिल यू हैव राइट टू कीप मूवेबल प्रॉपर्टी इन पोजेशन। और वही चीज ये कह रहा है कि भैया अगर हम सेक्शन 7 की बात करें, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास परमानेंट पोजेशन का राइट होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्पेशल या टेम्परेरी राइट की, तो भी आप कोर्ट में जा सकते हो पोजेशन रिकवर करने के लिए। इसका मतलब अगर मैं जबरदस्ती आपसे अपनी बाइक ले जाता हूं बिना बिल पे किए, तो आप कोर्ट में जाकर उस बाइक का दोबारा से पोजेशन ले सकते हैं। तो स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। क्लियर है? A let land to B for his life with remainder to C। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कोई बताएगा? ए ने अपनी जमीन किसको दी? कहता है जी बी को। कितने टाइम के लिए दी? जब तक बी जिंदा है। और बी की डेथ के बाद वो जमीन किसके पास चली जाएगी? सी के पास। बी की डेथ के बाद वो जमीन किसके पास चली जाएगी? सी के पास। तो ए ने एक ऐसी कोवेनेंट डीड क्रिएट करी कि मेरी ये जमीन जब तक बी जिंदा है तब तक तो बी की, और बी की डेथ के बाद किसकी? सी की। तो इसे बोलते हैं फॉर लाइफ, कि बी को फॉर लाइफ मिली है, एंड विद द रिमाइंडर टू सी। यहां रिमाइंडर का मतलब क्या है? कि बी का इंटरेस्ट तो क्या हो गया? लिमिटेड। लिमिटेड क्यों है बी का इंटरेस्ट? क्योंकि बी उस लैंड को सिर्फ जब तक जिंदा है तब तक यूज कर सकता है। बी का राइट उस लैंड पर कब तक है? जब तक बी जिंदा है। और बी की डेथ के बाद उस लैंड का राइट किसको चला जाएगा? सी को। ए डाइज, ए मर गया, और ए के मरते ही बी एंटर्स ऑन द लैंड, बट सी विदाउट बी's consent obtain the possession of the title deed। तो भैया ए के मरते ही बी के पास चली गई लैंड, लेकिन सी ने बिना बी की कंसेंट के, कहता है जी टाइटल डीड, जो उस जमीन से रिलेटेड पेपर्स थे उनका पोजेशन ले लिया, अपने कब्जे में कर ली टाइटल डीड। तो कहता है यहां पर करंट राइट किसके पास है पोजेशन का? बी के पास है। जब तक बी जिंदा है तब तक राइट किसके पास है? बी के पास है।
सी के पास तो बी के मरने के बाद आएगा ना, राइट। तो कहता है बी में रिकवर देम फ्रॉम सी, बी सी से वो टाइटल डीड्स रिकवर कर सकता है, राइट, इस सेक्शन के अंदर। ए प्लेजेस, प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज का मतलब जब हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो हम कहते हैं कि हमने अपनी प्रॉपर्टी प्लेज कर दी। जब हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो हम कहते हैं कि हमने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी, राइट। तो प्लेज का मतलब क्या है? कहता है जी टू कीप मूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ए प्लेज सर्टेन ज्वेल्स टू बी, ए ने बी के पास अपनी कुछ ज्वेलरी प्लेज कर दी, गिरवी रख दी, टू सिक्योर अ लोन। बी डिस्पोजेस ऑफ देम बिफोर ही इज एंटाइटल टू डू सो। तो जी बी के पास जो ए ने प्लेज की थी, मान के चलते हैं 3 साल के लिए लोन लिया था, और जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि अगर 3 साल में ए ने बी के पैसे वापस नहीं दिए तो बी ज्वेलरी सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकता है, लेकिन बी ने 1 साल बाद ही उस ज्वेलरी को सेल कर दिया, जबकि बी के पास वो सेल करने की पावर नहीं थी। बिफोर ही इज एंटाइटल्ड टू डू सो, ए विदाउट हैविंग पेड और टेंडर्ड द अमाउंट ऑफ लोन सूज बी फॉर द पोजेशन ऑफ द ज्वेलरी। तो ए ने बी के ऊपर केस फाइल कर दिया कि भैया 3 साल तक आप मेरी ज्वेलरी सेल कर ही नहीं सकते थे, मेरे पास 3 साल थे आपके पैसे वापस करने के लिए, तो आपने 1 साल के अंदर मेरी ज्वेलरी सेल कैसे कर दी, और मेरी ज्वेलरी वापस दो, उसके लिए बी के ऊपर केस फाइल कर दिया। तो कहता है कोर्ट ने केस एंटरटेन ही नहीं किया, क्योंकि अगले 2 सालों तक ए के पास उन ज्वेलरी की पोजेशन का राइट ही नहीं था। किसके पास राइट था? बी के पास। करंट राइट किसके पास था ज्वेलरी की पोजेशन का? बी के पास, राइट। एज ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू देयर पोजेशन वट एवर राइट ही मे हैव टू सिक्योर देयर सेफ कस्टडी। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है करंट पोजेशन की। इफ अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द पोजेशन, पोजेशन का मतलब करंट पोजेशन, चाहे वो बंदा उस पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं है। ए रिसीव्स अ लेटर एड्रेस टू हिम बाय बी, तो ए को एक लेटर मिलता है जो ए को बी ने भेजा था, और बी ने लेटर भेजने के बाद उस लेटर को दोबारा से अपनी कस्टडी में ले लिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द ए। भाई जब लेटर ए को मिल गया तो लेटर किसका हो गया? ए का हो गया। बी ने वो लेटर ए को भेज दिया, ए ने रिसीव कर लिया, तो लेटर किसका हो गया? ए का। तो ए की कंसेंट के बिना बी ने वो लेटर वापस ले लिया। कहता है जी उस लेटर पर ए का राइट है, ए उस लेटर को पोजेस कर सकता है। तो ए हैज सच अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब राइट, ए हैज सच अ प्रॉपर्टी देयर इन एज एंटाइटल्स हिम टू रिकवर इट फ्रॉम बी। तो इस सेक्शन के अंदर ए उस लेटर का पोजेशन दोबारा रिकवर कर सकता है। A deposits books and papers for safe custody with B. B loses them and C finds them. तो A ने तो सेफ कस्टडी के लिए B के पास डिपॉजिट की थी कुछ बुक्स एंड पेपर्स, लेकिन B ने खो दिए वो बुक्स एंड पेपर्स। किसको पाए? C को पाए। तो जी B C से उनका पोजेशन रिकवर कर सकता है, जबकि वो बुक्स एंड पेपर्स किसके हैं? A के। क्यों रिकवर कर सकता है बी? क्योंकि बी के पास फिलहाल उन बुक्स एंड पेपर्स को के पोजेशन का करंट राइट है, राइट। लेकिन सी अगर रिफ्यूज करता है टू डिलीवर देम टू बी, बी में रिकवर देम फ्रॉम सी। ठीक है जी, क्यों रिकवर कर सकता है? क्योंकि ए ने बी को दिए थे सेफ कस्टडी के लिए, तो फिलहाल उनकी पोजेशन का राइट किसके पास है? बी के पास। A warehouse keeper is charged with the delivery of certain goods to Z.
which B takes out of A's possession. A may sue B for goods. तो मान के चलिए मैं किसी वेयर हाउस कीपर को अपना एक पैकेट देता हूं कि भैया मेरा ये पैकेट आप जेड को डिलीवर कर देना, और बी ए के पोजेशन से वो पैकेट ले लेता है, तो कहता है जी मुझे केस फाइल करने की जरूरत नहीं है बी के ऊपर फॉर द रिकवरी ऑफ दैट पैकेट। ए जो वेयर हाउस कीपर है वो भी केस फाइल कर सकता है, क्योंकि उस पैकेट का करंट पोजेशन का राइट किसका है, ए का। मैंने किसको दिया था, ए को, राइट। तो इस सेक्शन का मतलब समझ में आया। सेक्शन 7 आ गया। A person is entitled to recover the possession of specific movable property in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908। और यहां पर स्पेसिफिकली कहा गया है कि भैया ट्रस्टी भी केस फाइल कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इफ दैट मूवेबल प्रॉपर्टी इज फॉर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस फॉर whom he is trustee, राइट। हाँ जी, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेट्स से आपके पास एक मोबाइल है जिसके आप ओनर नहीं है, तो सेक्शन 8 कहता है कि ये आपकी लाइबिलिटी है कि आप इस मोबाइल को डिलीवर करो। किसे डिलीवर करो, हु इज एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन, हु इज एंटाइटल्ड टू करंट पोजेशन, राइट। यहां पर ये नहीं कहा हुआ कि आप ओनर को डिलीवर करो। हो सकता है द पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन मे बी द ओनर और मे बी समवन एल्स। जैसे कि मान के चलते हैं कि मैंने अपना मोबाइल फॉर द टाइम बीइंग 1 महीने के लिए एक्स को दिया यूज करने के लिए, एक्स से वो मोबाइल गुम हो गया, राइट, और वो मोबाइल पाया वाई को। तो लो कहता है वाई को वो मोबाइल इमीडिएटली किसको डिलीवर करना है, किसको देना है, कहता है उस इंसान को जिसके पास करंट पोजेशन का राइट है, इमीडिएट पोजेशन का राइट है। तो वाई वो मोबाइल मुझे नहीं देगा, बल्कि एक्स के पास राइट है कि एक्स वाई पे केस फाइल करके वो मोबाइल रिकवर कर सकता है, जबकि एक्स यहाँ पर ओनर नहीं है, मोबाइल मेरा है, राइट। Any person having the possession or control of a particular article of movable property of which he is not the owner may be compelled specifically, उसको compel किया जा सकता है to deliver it to the person entitled to its immediate possession in the following 4 cases। कब, when the things claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff। तो जी यहां पर पहला केस क्या बता रहा है, मान के चलिए ए और बी ये क्या है, एजेंट और प्रिंसिपल, राइट। यहां पर ये क्या है, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है, प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है, जो केस फाइल करता है, और डिफेंडेंट का मतलब जिसके ऊपर केस फाइल किया जाता है, ठीक है। और बी इज द एजेंट ऑफ ए, बी इज द एजेंट ऑफ ए। तो बी अगर ए की कोई भी प्रॉपर्टी का पोजेशन होल्ड करे हुए है, तो लो कहता है ए जब चाहे बी को कंपेल कर सकता है कि भैया वो प्रॉपर्टी वापस दी जाए, राइट। तो बी यहां पर जो होल्ड कर रहा है पोजेशन, वो एज एजेंट होल्ड कर रहा है या एज ट्रस्टी होल्ड कर रहा है, तो उससे उसको पोजेशन देने के लिए कंपेल किया जा सकता है जो कि इमीडिएट पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है। तो when the things claim is held by the defendant, यहाँ पर डिफेंडेंट कौन था, बी, as the agent or trustee of the plaintiff, when the compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed। अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ कब मांगते हो आप
कि नहीं जी हमें तो वही चाहिए जो कोर्ट में एग्री जो एग्रीमेंट में एग्री किया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ कब देती है कोर्ट? जनरली तब देती है ना जब क्लेम इज नॉट अप्रोप्रिएट, डैमेजेस कैन नॉट सबसेट द क्लेम, राइट। तो कुछ ऐसा है जहां आपको लगता है कि मनी कंपनसेशन विल नॉट बी एडिक्वेट। जैसे कि मान के चलिए कि एक्स के पास, एक्स को एक रिंग पाती है। अब मैटर ये नहीं है कि रिंग सोने की है या डायमंड की है या प्लेटिनम की है। मैटर ये है कि जो ये रिंग है ये वाई की मदर की है, और वाई की मदर की ये आखिरी निशानी है वाई के पास। एक्स कहे वाई से कि भैया तू रिंग के नाम के पैसे ले ले, वाई कहेगा भैया पैसे इस रिंग का कंपनसेशन नहीं हो सकता, राइट। इन दिस केस मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट द एडिक्वेट कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रिंग नहीं है, ये वाई के मदर की आखिरी निशानी है, और वाई एक्स को कंपेल कर सकता है कि मुझे तो ये रिंग ही चाहिए, इसके बदले पैसे नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस में when the compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the things claimed। फिर जी तीसरा केस क्या है? when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss। तो जी मान के चलते हैं कि Y के पास एक यूनिक आर्टिकल थी। यूनिक का मतलब 700 साल पुरानी। अब जी इतनी पुरानी आर्टिकल की वैल्यूएशन ही पॉसिबल नहीं है। कहता है इसके तो मार्केट में मुंह मांगे दाम मिलते हैं, कोई वैल्यूएशन तो है नहीं, राइट। तो मतलब यहां पर इस आर्टिकल का कंपनसेशन फाइंड आउट करना इज नॉट पॉसिबल। तो उस केस में अगर बाई की ये यूनिक आर्टिकल एक्स के पास है तो कोर्ट में जाके कहा जा सकता है कि भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए इस चीज के लिए, बल्कि मुझे अपनी ये चीज वापस चाहिए। तो when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss। फोर्थ केस क्या है? when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff। तो जी एक वॉशिंग मशीन मैंने मंगवाई थी, ए ने मंगवाई थी, अमेजोन से मंगवाई थी, और अमेजोन वाले गलती से बी को डिलीवर कर गए। या चलिए वॉशिंग मशीन तो बहुत बड़ी बात है, पिज्जा मैंने ऑर्डर किया था पिज्जा, और वो गलती से मेरे नेबर को बी को डिलीवर कर गए। अब जी जैसे ही उन्होंने डिलीवर किया साथ साथ उनको पता चल गया कि यार हमने गलत डिलीवर कर दिया। वो बी को कहते हैं जी पिज्जा वापस दीजिए। बी कहता है भैया अब तो आ गया यार, खाने दे, देख के भूख लगी, अब तो पैसे ले ले। और क्या जान थोड़ी ना लेगा, पैसे ले ले पिज्जा के जो तेरे बनते हैं। तो कहता है नहीं जी, इस केस में जो डिलीवरी हुई है वो रोंग हुई है, राइट। और रोंग डिलीवरी के केस के अंदर जो डिलीवरी मैन है या जो भी कंपनी है जिसने पिज्जा डिलीवर किया है वो बी से पिज्जा ही वापस लेने का राइट रखती है इंस्टेड ऑफ मनी। ठीक है जी। when the possession of the things claimed has been wrongfully transferred to the from the plaintiff। अच्छा नीचे साथ साथ ये कह दिया है, कहता है इन दोनों केसेस के अंदर बी और सी के अंदर कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी, मानकर चलेगी, कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी क्या कि कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ एंड इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट। तो मतलब इन दोनों केसेस के अंदर कोर्ट में ये प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी। अगर सामने वाली पार्टी को लगता है कि नहीं जी मॉनेटरी कंपनसेशन इज एडिक्वेट, तो डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा मॉनेटरी कंपनसेशन इज एडिक्वेट। प्लेंटिफ को तो इवन ये प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है कि मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एडिक्वेट। ठीक है। इसी तरह सी के अंदर कहता है प्लेंटिफ को तो ये प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है कि इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज। कहता है कोर्ट मान के चलेगी
कि हाँ जी इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, अगर डिफेंडेंट को लगता है कि नहीं एक्चुअल डैमेज असर्टेन किया जा सकता है और जो मॉनेटरी कंपनसेशन है वो एडिक्वेट है, तो डिफेंडेंट को ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है जी, केस लो देखिए। ए यूरोप गया इंडिया से, पीछे से अपना जो फर्नीचर है उसका चार्ज दे गया बी को कि भैया मैं फिलहाल यूरोप जा रहा हूं, पीछे से मेरे फर्नीचर का आप ख्याल रखना। तो बी एक्ट कर रहा है एज द एजेंट ऑफ ए। बी विदाउट एज अथॉरिटी प्लेज द फर्नीचर टू सी। बी ने सी के पास फर्नीचर गिरवी रखवा दिया जबकि बी के पास ये अथॉरिटी नहीं थी, और सी को ये चीज पता था कि बी के पास कोई राइट नहीं है उस फर्नीचर को प्लेज करने का, लेकिन फिर भी सी ने उस फर्नीचर को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट निकाल दी। तो भैया ए सी को कंपेल कर सकता है कि मेरा फर्नीचर मुझे वापस दो। क्यों? क्योंकि सी इज नॉट द ओनर, पहली चीज सी इज नॉट द ओनर एंड ए इज हैविंग राइट ऑफ इमीडिएट पोजेशन। ठीक है, जेड हैज गॉट पोजेशन ऑफ एन आइडल, किसी भगवान की मूर्ति का पोजेशन जेड को मिल गया, और वो मूर्ति किसको बिलोंग करती थी? कहता है एक ही फैमिली को बिलोंग करती थी, और ए जो था वो उसका प्रॉपर कस्टोडियन था एज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक, तो ए जेड को कंपेल कर सकता है वो मूर्ति रिकवर करने के लिए कि मुझे वो मूर्ति वापस दीजिए इंस्टेड ऑफ कंपनसेशन। ए इज एंटाइटल्ड टू अ पिक्चर, मतलब ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए की पिक्चर बी बनाएगा, तो बी है पेंटर, बी है पेंटर, बी ने वो पेंटिंग बना दी, तो ए उस पेंटिंग की डिलीवरी के लिए बी को कंपेल कर सकता है। बी ये नहीं कह सकता कि मुझे पैसे नहीं चाहिए पर मैं आपकी पेंटिंग नहीं देता, कहता है यहां पर बी को कंपेल किया जा सकता है कि आपको वो डिलीवरी ए को देनी पड़ेगी, और ए बी को उसके बदले जो भी एग्रीड मनी है वो दे देगा। राइट, तो जैसे कि रेयर केस ऑफ चाइना वर्सेस, भी जिनकी हम लोग मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, इतने पुराने हैं, इतने यूनिक है कि मार्केट में उनको कोई रेट ही नहीं है। तो ऐसे केसेस के अंदर जहां पर मार्केट वैल्यू असर्टेन करना इज नॉट पॉसिबल, ऐसे केसेस के अंदर सामने वाले को कंपेल किया जा सकता है कि मुझे तो वो चीज ही चाहिए, मुझे मॉनेटरी कंपनसेशन या डैमेजेस नहीं चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इस एक्ट के अंदर यू कैन फाइल केस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट बता रहा है कि कौन केस फाइल कर सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केस फाइल करने का राइट किसके पास होता है किसी भी एक्ट के अंदर, और सेक्शन 19 इस एक्ट का बता रहा है कि किसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो सेक्शन 15 और सेक्शन 19 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 15 बता रहा है कौन केस फाइल कर सकता है, और सेक्शन 19 बता रहा है किसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है जी, अब देखिए ना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में, तो ए बी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बी ए के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। राइट, तो ये तो बड़ा सिंपल सा केस हो गया, लेकिन एक्चुअल लाइफ में इतने सिंपल केसेस नहीं होते हैं। आ जाइए जी देखते हैं। हाँ जी, कौन केस फाइल कर सकता है? कहता है एनी पार्टी देयर टू, जैसे मैंने कहा ए बी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, बी ए के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। ये तो बड़ा सिंपल सा केस हो गया। दूसरा केस क्या है? द रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यहां पर क्या हो गया? कहता है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मतलब अगर ए की बात करूं तो ए का लीगल हेयर क्या है? इंटरेस्टेड। अगर मान के चलो ए किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए ने अपना राइट असाइन कर दिया, तो जो असाइनी है
वो क्या है, इंटरेस्टेड। अगर ए ने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया तो जो ट्रांसफरी है वो क्या है, इंटरेस्टेड। तो ये भी केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट बी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, राइट। तो जैसे कि ए की डेथ हो गई, ए की डेथ के बाद किसके पास चले गए, राइट, लीगल हेयर के पास। तो कहता है ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही ए की डेथ हो गई। तो जी बी अब कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटना चाहता है, तो जो ए के लीगल हेयर्स हैं वो बी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर ए ने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया है तो ट्रांसफरी केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट बी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अपना राइट असाइन कर दिया है तो असाइनी केस फाइल कर सकता है बी के अगेंस्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, राइट। तो क्या कह रहा है, कहता है द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, जैसे कि ट्रांसफरी, असाइनी, लीगल हेयर और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी। तो प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी का मतलब मान के चलिए ए एजेंट है और प्रिंसिपल पी है, और ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है बी से एज एजेंट ऑफ पी कॉन्ट्रैक्ट किया है, एज एजेंट ऑफ पी कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो कहता है ए तो बी के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर ही सकता है, उसके अलावा जो प्रिंसिपल है ए का वो भी बी के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल कर सकता है। क्यों, क्योंकि ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वो किसके बिहाफ पे किया था, कहता जी पी के बिहाफ पर, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर। ठीक है, अब यहां पर आपको छोटी सी एक चीज समझनी पड़ेगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। कहता है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी टर्म या कंडीशन है विच इज रिलेटेड टू पर्सनल परफॉर्मेंस, पर्सनल परफॉर्मेंस ऑफ एनी पार्टी, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी जो है वो एक वर्ल्ड फेमस रिनाउंड पेंटर है। बी जो है वो एक रिनाउंड पेंटर है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी ए की पेंटिंग बनाएगा, बी ए की पेंटिंग बनाएगा। अब यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट का बेस है पेंटिंग, वो तो एक पर्सनल परफॉर्मेंस है। ऐसा तो नहीं है कि बी अगर मर गया तो इसके बिहाफ पर बी का लड़का, बी का सन पेंटिंग बना सकता है। मतलब जो पेंटिंग बी बना सकता था, जो स्किल्स बी के अंदर थे, वो बी के सन में हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो कहता है जहां पर स्किल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर्सनल परफॉर्मेंस इन्वॉल्व हो जाती है, वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं की जा सकती। where learning, skill, solvency or any personal quality of such party is required for the fulfillment of obligation in a contract। तो यहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं की जा सकती। अब अगर आप पेंटर हो और मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि आप मेरी पेंटिंग बनाओगे, आप पेंटिंग बनाने के लायक नहीं रहे, मैं कहूँगा नहीं जी आप एक काम कीजिए, अपने भाई से बनवाइए, अपनी बहन से बनवाइए, वो तो भैया गधा बना के कह देगा कि जी मुझे तो आप में गधा ही दिखाई दे रहा है, राइट। तो कायदे से ऐसे केसेस के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं की जा सकती। उसके अलावा वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइन्ड बाय द पार्टीज, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट लिख दिया है कि भैया पार्टीज अपना पार्ट खुद परफॉर्म करेगी, हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव या हमारे असाइनी या हमारे ट्रांसफरी हमारा पार्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, तो पार्टीज के बीच में पहले ही ये चीज एग्रीमेंट हो गया है, राइट। तो उस केस में हम कहते हैं जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव से या असाइनी से या ट्रांसफरी से के ऊपर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है,
The representative in interest or principal shall not be entitled to the specific performance of the contract unless such party has already performed his part of the contract or the performance thereof by his representative in interest or his principal has been accepted by the other party. ठीक है जी, कि दो केसेस हो गए कि अगर मान के चलिए ए ने पैसे दे ही दिए हैं बी को, तो ए ने तो अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया और साथ में ए कह रहा है जी कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जैसी भी बनाएगा सन बना के दे दे मुझे पेंटिंग। तो ए ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि भैया सन बना के दे दे पेंटिंग, और सन ने भी कह दिया ठीक है यार पैसे वापस देने पड़ेंगे, इससे अच्छा मैं ही बना के दे दूं। तो जहां पर एक्सेप्टेंस हो गई है फॉर द परफॉर्मेंस प्लस एक पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, वहां पर तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिमांड किया जा सकता है। अदरवाइज कहता है इन केसेस के अंदर जहां पर स्किल इन्वॉल्व है, जहां पर लर्निंग इन्वॉल्व है, जहां पर पर्सनल क्वालिटी इन्वॉल्व है, वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिमांड नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, तो अभी तक हमने दो ही केस पढ़े हैं, कहता है एनी पार्टी देयर टू या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी कैन डिमांड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अच्छा, बेनिफिशियल पर्सन कैन डिमांड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बेनिफिशियल पर्सन किस केस में? वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज और वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अच्छा, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कंसेप्ट आता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताओगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? What is the privity of contract? Stranger to a contract cannot sue. ये लाइन पढ़ी हुई है कहीं? अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ए बी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, बी ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है, लेकिन एक्स जिसका उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स क्या है? स्ट्रेंजर। और एक्स के पास केस फाइल करने का कोई राइट नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, राइट? लेकिन इसी चीज की एक एक्सेप्शन दे दी है। क्या एक्सेप्शन दे दी है? कहता है बेनिफिशियल पर्सन दो केसेस के अंदर, एक वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज। जैसे मान के चलिए कि शादी होने जा रही है एक्स और वाई की, और एक्स का जो फादर है उनके बीच में और वाई के जो फादर है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक्स के फादर के बीच में और वाई के फादर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वाई के फादर ने, बॉय के फादर ने ये एग्री किया कि शादी के बाद एक्स के नाम पर एक जो फादर के पास प्लॉट था वो प्लॉट ट्रांसफर कर देंगे। शादी के बाद एक्स के नाम पर प्लॉट ट्रांसफर कर देंगे, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में हुआ? गर्ल के फादर के बीच में और बॉय के फादर के बीच में। यहां पर एक्स और वाई का कोई लेना देना नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन एक्स और वाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है? स्पेसिफिकली एक्स इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है? बेनिफिशियल पर्सन। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किसे मिलने वाला है? एक्स को। मान के चलिए गर्ल के फादर की डेथ हो जाती है और जो बॉय का फादर है वो गर्ल के नाम पर आफ्टर मैरिज प्लॉट ट्रांसफर नहीं करता, तो भैया फादर तो रहे नहीं गर्ल के, तो बॉय के फादर पर केस फाइल कौन करेगा फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? कौन कर सकता है? गर्ल अपने फादर के बिहाफ पर बॉय के फादर के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर सकती है, क्योंकि इस केस में गर्ल क्या है? बेनिफिशियल पर्सन।
ठीक है जी। तो वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज। दूसरा केस क्या दिया गया, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। तो जी मान के चलते हैं कि तीन ब्रदर है, ए बी सी। अब जी ये दोनों जो ब्रदर हैं वो कहां पर है, यूएसए में, और जो तीसरा ब्रदर है ये इंडिया में रिजाइड करता है, और इंडिया में ही इन तीनों ब्रदर के फादर की पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। तो लेट्स से 1 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग है। ठीक है जी। अब ए और बी ने डिसाइड किया कि यार हमने तो अब हमेशा यूएसए रहना है, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो चलिए जो बिल्डिंग है ये पूरी की पूरी सी को दे देते हैं। वैसे तो तीनों का राइट था पुश्तैनी प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन यहां पर जो सेटलमेंट हुआ वो क्या हुआ कि ये जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी सी को दे देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, ए और बी के बीच में, ना कि ए बी सी के बीच में, राइट। लेकिन सी क्या है यहां पर, बेनिफिशियल। मान के चलते हैं ए की हो गई डेथ, तो जी इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स करने के लिए लॉ ने कहा कि जो बेनिफिशियल पर्सन है ये चाहे तो बी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। इसका मतलब ए की डेथ के बाद बी इस सेटलमेंट से मुकर नहीं सकता। अगर बी मुकरता है तो सी जो कि बेनिफिशियल पर्सन है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो बी के अगेंस्ट जा सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्लियर है, आ जाइए जी। फिर डी के अंदर क्या दे रखा है, रिमाइंडर मैन। रिमाइंडर मैन कौन होता है, हु इज रिमाइंडर मैन, जो बचा हुआ है। मतलब अगर ए कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी बी की फॉर लाइफ, और बी की डेथ के बाद प्रॉपर्टी सी की, तो भैया सी क्या हो गया हमारे पास यहां पर, रिमाइंडर मैन। रिमाइंडर मैन का मतलब जिसके पास बचा हुआ इंटरेस्ट आए, दैट इज रिमाइंडर मैन। तो बी का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, लिमिटेड। बी का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, लिमिटेड। भाई जब तक बी जिंदा है तब तक वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, और बी के मरने के बाद ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी किसके पास चली आएगी, सी के पास। तो सी इज द रिमाइंडर मैन, राइट। तो कहता है रिमाइंडर मैन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय ए टेनेंट फॉर लाइफ। अब जी ध्यान से देखिए, बी प्रॉपर्टी को तब तक एंजॉय कर सकता है जब तक बी जिंदा है। तो जी अपने लाइफ टाइम में बी ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को लीज पे दे दिया। अपनी लाइफ टाइम में बी ने उस प्रॉपर्टी को लीज पे दे दिया, लेट्स से 7 इयर्स की। ठीक है। तो अब बी की हो गई लेट्स से डेथ आफ्टर 1 ईयर। अब जी जो यहां पर लेसी था, 1 साल के बाद तो बी की डेथ हो गई। लेसी अब कह रहा है जी मैं इस लीज एग्रीमेंट को ब्रीच करना चाहता हूं, तोड़ना चाहता हूं, और अब मैं जो बाकी के 6 साल है उसके नाम का रेंट पे नहीं करूंगा, मैं ये प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहा हूं। तो जी लेसी के ऊपर बी तो केस फाइल कर नहीं सकता, इस कॉन्ट्रैक्ट में बी तो केस फाइल कर नहीं सकता क्योंकि बी की तो डेथ हो गई। तो किसको राइट दिया लॉ ने, रिमाइंडर मैन को। अगर रिमाइंडर मैन चाहे तो वो लेसी के ऊपर केस फाइल कर सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बेटा 7 साल तक आप अब ये प्रॉपर्टी छोड़कर नहीं जा सकते, और आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा, किसे, रिमाइंडर मैन को। ठीक है जी। अच्छा रिमाइंडर मैन क्लियर हो गया। रिवर्जन क्या होता है, रिवर्जन, रिवर्जन अगर ए अपनी प्रॉपर्टी बी के नाम करता है फॉर लाइफ,
और बाद में कहता है जी बी की डेथ के बाद दोबारा से पोजेशन मेरे पास आ जाएगा, तो यहां पर एक है रिवर्जनर, एक है रिवर्जनर, रिवर्ट बैक होके जब वापिस प्रॉपर्टी ए के पास जा रही है तो एक है रिवर्जनर, राइट। अगर ए अपनी प्रॉपर्टी लीज पे देता है बी को फॉर 5 इयर्स, तो 5 साल बाद दोबारा पोजेशन किसके पास चला जाएगा, ए के पास। तो ए यहां पर क्या है, रिवर्जनर, और ए को जो ये इंटरेस्ट वापस मिला उसे क्या वो बोलेंगे हम, रिवर्जन। ठीक है, अगला जो पॉइंट आ रहा है, मतलब जो ये पॉइंट ई और एफ है, कायदे से वो आज की डेट में यूजलेस है, इनइफेक्टिव है, राइट। इनको समझने की कोशिश कीजिए। 1937 से पहले, अभी करंट स्टेटस क्या है, अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी किसके पास जाती है, हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, वाइफ के नाम पे जाती है। तो हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ क्या बन जाती है प्रॉपर्टी की, एब्सोल्यूट ओनर, एब्सोल्यूट ओनर, ओनर नहीं एब्सोल्यूट ओनर। एब्सोल्यूट का मतलब हैविंग कंप्लीट राइट, हैविंग कंप्लीट इंटरेस्ट। वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को सेल करे, चाहे तो उस प्रॉपर्टी को तेल डालकर आग लगा दे, जो मर्जी करे, वो राइट का और वाइफ का पर्सनल राइट है। ठीक है, अभी ये सिचुएशन है। लेकिन 1937 से पहले क्या सिचुएशन थी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी वाइफ के पास जाएगी, लेकिन ओनली फॉर लाइफ। मतलब वाइफ उस प्रॉपर्टी को तब तक एंजॉय कर सकती है जब तक वो वाइफ जिंदा है। ठीक है, और वाइफ की डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, कहता है जी अगर हस्बैंड और वाइफ के इश्यूज हैं, मतलब बच्चे हैं, तो लेट्स से सन है तो सन के पास चली जाएगी, डॉटर है तो डॉटर के पास चली जाएगी। अगर मान के चलो कि हस्बैंड और वाइफ के कोई बच्चे ही नहीं है, कोई इश्यूज ही नहीं है, तो कहता है हस्बैंड के फैमिली में जो नियरेस्ट रिलेशन है, लेट्स से ब्रदर ऑफ हस्बैंड, उसके पास चली जाएगी प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब वाइफ चाहकर भी उस प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली एंजॉय नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वाइफ चाहकर भी उस प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली एंजॉय नहीं कर सकती तो मैं कहूंगा लिमिटेड इंटरेस्ट। वाइफ का उस प्रॉपर्टी में क्या है, लिमिटेड इंटरेस्ट। ये मैं तब की बात बता रहा हूं 1937 से पहले की। ठीक है, अब मान के चलो हस्बैंड की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी वाइफ के पास चली गई, वाइफ ने ये प्रॉपर्टी फॉर द टाइम बीइंग लीज पे दे दी। ठीक है, अब जी लीज खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी दोबारा वाइफ के पास जाएगी, या फिर वाइफ की डेथ के बाद अगर इनका कोई भी लीगल हेयर नहीं है तो प्रॉपर्टी हस्बैंड के ब्रदर के पास जाएगी। ठीक, तो यहां हस्बैंड का जो ब्रदर है ये क्या हो गया, क्या बोलेंगे इसे हम, नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्जनर। क्या बोलेंगे इसे, रिवर्जनर। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं इसे रिमाइंडर क्यों नहीं कह रहा हूं, ऊपर वाले केस में बकायदा ए ने डिसाइड किया, ए ने ये चीज डिसाइड की कि भैया बी के पास फॉर लाइफ और उसके बाद सी की, तो हमने कहा रिमाइंडर मैन। तो जिस वक्त ए ने ये डिसाइड किया उसी वक्त बी के पास क्या आ गया, कहता है जी वेस्टेड इंटरेस्ट। बी के पास क्या आ गया, वेस्टेड इंटरेस्ट, और कौन सा, पोजेशन का। लेकिन ए के पास क्या आया,
कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहता है बी की डेथ के बाद ही सी के पास इंटरेस्ट आएगा, जब तक बी जिंदा है तब तक सी के पास कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक, लेकिन ये चीज डिसाइड तो तभी हो गई ना जब ए ने ये ट्रांसफर किया बी को। यहां पर ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ, बल्कि कहता है जी ये तो एक कोवेनेंट है कि अगर इनका कोई लीगल ओनर हेयर नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी किसकी है, कहता है ब्रदर की। वाइफ सिर्फ उस प्रॉपर्टी को कब तक एंजॉय कर सकती है, जब तक वाइफ जिंदा है। इसका मतलब वाइफ उस प्रॉपर्टी को कंप्लीटली सेल नहीं कर सकती, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती। ठीक है, तो जी आफ्टर द डेथ ऑफ वाइफ, आफ्टर द डेथ ऑफ वाइफ, ये जो ब्रदर है ये क्या बन जाएगा, रिवर्जनर इन पोजेशन। आफ्टर द डेथ ऑफ वाइफ ये जो ब्रदर है क्या बन जाएगा, रिवर्जनर इन पोजेशन। लेकिन जब तक वाइफ जिंदा है, जब तक वाइफ जिंदा है तब तक ये ब्रदर क्या कहलाएगा, रिवर्जनर इन रिमाइंडर। ब्रदर को क्या मिलेगा, बचा कुचा मिलेगा। ब्रदर के पास लौट के क्या आएगा, बचा कुचा लौट के आएगा। राइट, पहले तो ये बताइए कि रिवर्जनर इन पोजेशन, रिवर्जनर इन रिमाइंडर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अपने एग्जाम्पल के हिसाब से कहूं तो रिवर्जनर इन रिमाइंडर का मतलब भाभी इज स्टिल अलाइव, और रिवर्जनर इन पोजेशन का मतलब कि भाई एंड भाभी बोथ आर डेड, और पोजेशन किसके पास है, ब्रदर के पास। ठीक है, यहां पर अभी पोजेशन इज नॉट विद द ब्रदर, पोजेशन इज नॉट विद ब्रदर। तो यहां पर तो ब्रदर के पास क्या है, पोजेशन। यहां पर ब्रदर के पास क्या है, राइट टू पोजेशन। अभी पोजेशन मिला नहीं है, राइट टू पोजेशन है। किसका राइट, मतलब क्या पोजेस करने का राइट है, ऑफ अ रिमाइंडर। भाभी के बाद जो बचा कुचा है वो पोजेस करने का राइट है, अभी पोजेशन मिला नहीं है। ये चीज क्लियर है। बताइए। अगर पहले वाला केस देखें, रिवर्जनर इन पोजेशन वाला केस देखें, तो कहता है जी हस्बैंड डेड, वाइफ अलाइव, पोजेशन इज स्टिल विद वाइफ, और जो देवर है वाइफ इज ऑल्सो डेड, सॉरी पहले वाला केस। पोजेशन इज विद देवर, ठीक है। अब तो केस क्या हुआ कि हस्बैंड की डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी एंजॉय करने का राइट आ गया वाइफ के पास फॉर लाइफ। अब जी वाइफ ने उस ड्यूरेशन में 7 साल के लिए लीज पे दे दी, उस ड्यूरेशन में 7 साल के लिए लीज पे दे दी।
और वाइफ की डेथ हो गई आफ्टर 1 ईयर। तो वाइफ की डेथ के बाद पोजेशन किसके पास गया? देवर के पास। तो जी इस लीज की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस कौन फाइल कर सकता है? देवर, क्योंकि यहां देवर क्या कहलाएगा? रिवर्जन इन पोजेशन। तो इसका मतलब जो ऊपर रिमाइंडर मैन पड़ा था, कहता है वो रिमाइंडर मैन और रिवर्जन इन पोजेशन कायदे से दोनों सेम है। रिमाइंडर मैन इसलिए बोला क्योंकि जो ट्रांसफरर था वो उसे एज रिमाइंडर मैन डिक्लेयर करके गया। यहाँ रिवर्जन इन पोजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर ट्रांसफरर डिक्लेयर नहीं करके गया, ये तो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ डी के पास, देवर के पास चला गया पोजेशन। तो डी को राइट दिया गया, ऊपर रिमाइंडर मैन को जो राइट दिया गया था, रिमाइंडर मैन को जो राइट दिया गया था, नीचे वही राइट किसको दिया गया? डी को। तो आप डी को रिमाइंडर मैन कह सकते हैं या फिर रिवर्जनर इन पोजेशन। ठीक है। और अगर उसके बाद वाला केस देखे तो कहता है जी हस्बैंड डेड, वाइफ स्टिल अलाइव, वाइफ स्टिल अलाइव और देवर तो है ही। ठीक है, इन दोनों में कोई इश्यूज नहीं है, तो कोई लीगल हेयर नहीं है, तो किसके पास जानी है? देवर के पास जानी है। अब जी जीते जी वाइफ ने लीज पे दी प्रॉपर्टी, किस पर्पस के लिए? कहता है जी पार्किंग के लिए, कि उस लैंड पर जो लीज होल्डर है वो क्या काम कर सकता है? पार्किंग का काम कर सकता है। और क्लियर कट लिखा हुआ था लीज डीड के अंदर कि कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर इस लैंड पर खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन जिसको लीज पे दी गई उसने इस लैंड पर बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, उसने इस लैंड पर बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी जो कि अगेंस्ट द लीज डीड थी। तो जी उस लीज होल्डर के ऊपर कौन केस फाइल कर सकता है? कहता है जी वाइफ तो कर ही सकती है, क्योंकि वाइफ में और लीज होल्डर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो ये तो क्या है? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये तो केस फाइल कर ही सकती है। लेकिन वाइफ के अलावा कहता है ये देवर भी केस फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जाकर ही इज द बेनिफिशियल, ही इज हैविंग द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी। और अगर इसके ऊपर परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, मतलब लीज होल्डर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो डी का जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है दैट विल मैटीरियली अफेक्टेड, दैट विल बी मैटीरियली अफेक्टेड, राइट। तो ये हमारा सेकंड केस है जहां पर ये क्या है? रिवर्जनर इन रिमाइंडर। ठीक है, तो अब ध्यान से पढ़िएगा दोनों को। ई क्या कह रहा है? रिवर्जनर इन पोजेशन, मतलब देवर के पास पोजेशन आ चुका है। वेयर द एग्रीमेंट इज अ कोवेनेंट एंटर्ड इनटू विद हिज प्रीडिसेसर इन टाइटल। एग्रीमेंट किसने किया था? कहता जी प्रीडिसेसर इन टाइटल, मतलब भाभी ने। एंड रिवर्जनर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सच कोवेनेंट। तो लीज होल्डर के साथ एग्रीमेंट किसने किया था? भाभी ने। लेकिन रिवर्जनर का बेनिफिट है उसको कोवेनेंट में, तो जी रिवर्जनर लीज होल्डर के ऊपर केस फाइल कर सकता है जी पूरे 7 साल आपको रहना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिट किसको मिलने वाला है? रिवर्जनर को, राइट, देवर को। रिवर्जनर इन रिमाइंडर कब? वेयर द एग्रीमेंट इज सच अ कोवेनेंट। सच अ कोवेनेंट का मतलब इन्होंने लिख दिया सच अ कोवेनेंट, और जब लॉ में ऐसी लाइन लिखी हो, क्लियर ना हो कि कौन से कोवेनेंट की बात की जा रही है, तो भैया मान के चलो ऊपर वाले कोवेनेंट की बात की जा रही है। कौन से कोवेनेंट की बात की जा रही है? जो जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में दिया हुआ है। तो वेयर द एग्रीमेंट इज अ कोवेनेंट एंटर्ड इनटू विद हिज प्रीडिसेसर इन टाइटल। तो कोवेनेंट किसने एंटर किया, मतलब एग्रीमेंट किसने किया? भाभी ने, क्योंकि देवर से पहले टाइटल किसका था? भाभी का। एंड रिवर्जनर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट देयर ऑफ। तो जो देवर जो है इज एंटाइटल्ड टू द
benefit thereof and will sustain material injury by the reason of its breach। तो जो ये लीज की टर्म तोड़ी जा रही थी, पार्किंग की जगह एक परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा था, जहां साफ साफ लग रहा था लीज होल्डर की इंटेंशन है जगह का कब्जा करने की। तो वाइफ की डेथ के बाद तो देवर के, भाभी की डेथ के बाद तो देवर के पास ही आनी थी ना ये। तो देवर का जो इंटरेस्ट है वो मैटीरियली इंजर्ड हो रहा था। तो उस केस में अगर भाभी एक्शन नहीं ले रही तो देवर एक्शन ले सकता है, चाहे उसके पास आज राइट टू पोजेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो राइट टू पोजेशन आएगा ना आफ्टर डेथ ऑफ द भाभी। क्लियर है जी एग्जांपल? हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, फिर ये जो पॉइंट है ये अमेंडमेंट आई थी 2018 में इस एक्ट के अंदर, तो अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर एलएलपी की बात करें तो एलएलपी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, बाद में एलएलपी अमलगमेट हो गई दूसरी एलएलपी के साथ और एक नई एलएलपी बन गई। तो कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट पुरानी एलएलपी ने एंटर किया था उसके एनफोर्समेंट के लिए नई एलएलपी कैन फाइल द केस, क्योंकि अल्टीमेटली ये एलएलपी इस नई एलएलपी में ही अमलगमेट हो गई, राइट। तो द न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच अराइज आउट ऑफ अमलगमेशन when the limited liability partnership has entered into the contract and subsequently becomes amalgamated with the another limited liability partnership, राइट। तो नीचे सेम चीज है कि अगर किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है और बाद में वो कंपनी किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तो जो नई कंपनी है वो केस फाइल कर सकती है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि पुरानी कंपनी तो रही नहीं, जैसे यहाँ पर पुरानी एलएलपी नहीं रही वैसे ही पुरानी कंपनी भी नहीं रही, राइट। तो भैया नई जो कंपनी होगी, नई जो एलएलपी होगी वो पुरानी कंपनी के बिहाफ पर केस फाइल कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली पुरानी कंपनी नई कंपनी में मर्ज हो गई, पुरानी एलएलपी नई एलएलपी में मर्ज हो गई। हाँ जी, व्हेन द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी हैव बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, कंपनी लॉ तो पढ़ना शुरू कर दिया होगा और पढ़ भी लिया होगा काफियों ने। तो जी कंपनी लॉ के केस में हमने देखा, पहले एक चीज बताइए कि ए बी सी डी ये चार लोग मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। तो इन्होंने आइडिया डेवलप किया कि चलिए क्यों ना हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। और इन्होंने ही ये दिमाग लगाया कि हम जो काम करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ कंपनी करेंगे, वी विल इनकॉर्पोरेट अ कंपनी फॉर दिस बिजनेस। अब जी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन्होंने मार्केट का सर्वे किया और जो बेसिकली परचेजर्स थे और जो होलसेलर्स थे उनके साथ मीटिंग करी और उनको कहा कि भैया हम इस तरह मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग का, और आप क्या हमसे परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। पहले देखना चाहते थे कि एक्चुअल में काम चलेगा भी या नहीं चलेगा, तो इन्होंने कहा कि आप क्या हमसे परचेज करेंगे। तो जी एक्स ने, वाई ने, जेड ने इनको ऑर्डर दे दिया। एक्स ने 100 टन का, वाई ने 50 टन का, जेड ने 80 टन का ऑर्डर दे दिया कि भैया जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट करके, तो लो सबसे पहला ऑर्डर हमारा लिख लो, आप चिंता ना करो, ऑर्डर तो और भी दे देंगे, आप काम शुरू करो। तो जी कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में हुआ? कहता है जी प्रमोटर्स के बीच में, एक्स वाई जेड के बीच में, ठीक है। फिर जी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, क्या कंपनी अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से मना कर दे तो क्या कंपनी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है?
क्या XYZ कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर ने किया था ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दे, तो क्या कंपनी के ऊपर XYZ केस फाइल कर सकते हैं? कर सकते। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रमोटर्स, आप खुद ही कह रहे हो ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर ने किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी के ऊपर केस फाइल कैसे कर सकते हैं? चाहे कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन किया किसने है? ए बी सी डी ने, हु आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी। तो क्या कंपनी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है? द आंसर इज नो। क्या कंपनी इनके ऊपर केस फाइल कर सकती है? द आंसर इज नो। ये भी कह सकते हैं भैया तेरे साथ थोड़ा ना कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? ए बी सी डी के साथ, राइट। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर प्रोविजन दे रखा है कि कंपनी भी इनके ऊपर केस फाइल कर सकती है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ये भी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किस केस में? कहता है when the promoter of a company have before its incorporation entered into a contract for the purpose of the company, before incorporation, for the purpose of the company, and such contract is warranted by the terms of incorporation of the company, कि भैया जैसे ही हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी हम अपनी कंपनी का नाम रखेंगे ए बी सी डी टेक्सटाइल लिमिटेड, और जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने प्रमोटर्स ने एक्स वाई जेड के साथ किया वो कॉन्ट्रैक्ट भी किस नाम से किया? ए बी सी डी टेक्सटाइल लिमिटेड। तो क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो किसके ब्याह पर किया जा रहा है? इंटेंडेड कंपनी के ब्याह पर किया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा? कंपनीज एक्ट तो बेचारा कुछ नहीं कह रहा, वो तो साइलेंट है। जो कुछ कह रहा है वो जनरल लॉ कह रहा है, जो कुछ कह रहा है जनरल लॉ कह रहा है। कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन कहता है कि भैया प्रमोटर के एक्ट के लिए कंपनी शैल नॉट बी लायबल? कंपनीज एक्ट तो बड़ी सिंपल सी बात कहता है दैट कंपनीज इज सेपरेट लीगल एंटिटी। उसने थोड़ा ना कहा कि प्रमोटर के एक्ट के लिए कंपनीज नॉट लायबल। उसने थोड़ा ना कहा है कि प्रमोटर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी इज नॉट लायबल। उसने तो बड़ी सिंपल सी बात है कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? एबीसीडी ने, तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऐसे केसेस मार्केट में होते हैं, उस चीज को दिमाग में रखते हुए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर ये प्रोविजन लाया गया कि भैया कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया है बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, तो भैया उस केस के अंदर कंपनी एक्स वाई जेड के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट कंपनी हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया एंड हैज कम्युनिकेटेड सच एक्सेप्टेंस टू एक्स वाई जेड। ठीक है, इसी का बिल्कुल अपोजिट, जैसे कंपनी उनके ऊपर केस फाइल कर सकती है वैसे कंपनी के ऊपर भी केस फाइल किया जा सकता है। तो इसी का जस्ट अपोजिट यहां पर सेक्शन 19 में दे रखा है, ये जो ई क्लोज है। when the promoters of the company have before its incorporation entered into a contract for the purpose of the company and such contract is warranted by the terms of incorporation of the company, provided that the company has accepted the contract and communicated such acceptance to the other party to the contract। ठीक है, तो कंपनी भी एक्स वाई जेड के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर सकती है और एक्स वाई जेड भी कंपनी के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर सकते हैं। बस किस केस में? कि भैया आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट एंड communicate such acceptance to the other party।
ठीक है जी। सेक्शन 15 में दोबारा से देखिए अगर कोई डाउट हो तो। क्या कह रहा है सेक्शन 15 के हु कैन डिमांड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हु कैन डिमांड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 19 क्या कह रहा है, अगेंस्ट हुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी डिमांडेड। तो अगेन ए बी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है, बी ए के अगेंस्ट, अगर इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आइदर पार्टी देयर टू। फिर जी बी को समझिए जो क्लोज बी में दे रखा है, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द पार्टी बाय टाइटल arising subsequently to the contract। यहां पर मैं वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं, any person claiming under the party by a title subsequent to the contract। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया अपना घर बेचने के लिए, राइट। तो ए ने बी को कहा कि भैया मैं आपको अपना घर बेचूंगा, कितने में, बी इन रिटर्न कितने रुपए देगा, कहता है जी 1 करोड़ रुपए में। अभी इनके बीच में क्या हुआ है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ए ने, लेकिन ए ने वो घर किसको बेच दिया, सी को, क्योंकि सी ए को 1 करोड़ 10 लाख ऑफर कर रहा था, 1.1 करोड़। तो कॉन्ट्रैक्ट पहले किया बी के साथ लेकिन बाद में बेच दिया सी को, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, सब्सिक्वेंट टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है जो सी के साथ हुआ वो क्या है, सब्सिक्वेंट टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो ए ने घर बेच दिया सी को, बेच दिया का मतलब सिर्फ सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सी को ट्रांसफर भी कर दिया। तो अब सी क्या है, ओनर ऑफ हाउस। तो जी टाइटल किसके पास है, सी के पास, टाइटल ऑफ ओनर किसके पास है, सी के पास। ठीक है। तो अब बी सी के अगेंस्ट, बी सी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है। मतलब ए के पास तो घर रहा नहीं, तो ए के अगेंस्ट तो क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड करेगा, तो बी सी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है। कब, जब सी को पता हो कि ए ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बी से किया है, उसके बावजूद भी सी ने घर परचेज कर लिया। जब सी को पता हो कि ए ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ किया है और उसके बावजूद भी सी ने घर परचेज कर लिया। अगर सी ने घर परचेज किया होता बोनाफाइडली, कहता है जी सी को पता ही नहीं था कि ए और बी के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सी ने बोनाफाइडली घर परचेज किया है फॉर वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू थी, बी को तो फिर भी 1 करोड़ का मिल रहा था, सी ने तो 1 करोड़ 10 लाख दिए हैं। तो उस केस में फिर बी सी के अगेंस्ट बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अगर सी को पता था तो कर सकता है। बताइए। कैसे होगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना इनके बीच में, सिर्फ क्या बना था, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और
ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो नया बना दैट इज सब्सिक्वेंट टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अब दोबारा से लाइन पढ़े, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द पार्टी, यहां एनी पर्सन कौन है, सी, क्लेमिंग अंडर द पार्टी बाय टाइटल, टाइटल किसके पास चला गया, सी के पास चला गया, अराइजिंग सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बाद सी के पास क्या आया, टाइटल। तो भैया इसके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बी केस फाइल कर सकता है, लेकिन साथ में लिख दिया specific performance cannot be claimed against the transferee for value who has paid his money in good faith and without notice of the original contract। ठीक है। अब जी जो ये सी पॉइंट है इसे ध्यान से देखिएगा, बी पॉइंट में मैंने क्या हाईलाइट किया था, सब्सिक्वेंट, सी पॉइंट में क्या हाईलाइट कर रहा हूं मैं, प्रायर। ठीक, तो एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द टाइटल, तो भैया क्लेम, ठीक, विच might have been displaced मतलब taken over by the defendant। अब पूरा पढ़े, any person claiming under a title which though prior to the contract and known to the plaintiff। एग्जाम्पल देखिए पहले, मान के चलते हैं एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में ए का, बी का, सी का, डी का, तीनों का इक्वल राइट है। तीनों का इक्वल राइट है, ठीक है। ए यहां पर क्या है और बी सी डी क्या है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी या एचयूएफ की मान के चलिए प्रॉपर्टी है, तो फादर का भी उतना ही राइट है जितना सन का है। ठीक है, दादा की प्रॉपर्टी में फादर का भी उतना ही राइट है जितना सन का है। ठीक है जी, अगर फादर की डेथ हो जाती है, फादर की डेथ के बाद कंडीशन क्या होगी, प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, पूरी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, बी सी एंड डी की। इसका मतलब जो फादर का हिस्सा है वो भी किसका हो जाएगा, बी सी एंड डी का। फादर का जो हिस्सा है वो भी किसका हो जाएगा, बी सी एंड डी का। अब जी हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, मतलब घर की, लेट से बिल्डिंग की। ठीक है, और गांव की बिल्डिंग है, कोई ऐसा भी नहीं है अलग अलग फ्लोर बना रखे हैं, 4 फ्लोर है, हर किसी का एक फ्लोर है। गांव की बिल्डिंग है, गांव का घर है, कहता है जी विदाउट एनी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो कोई डिवीजन नहीं है किसके हिस्से में कौन सा कमरा है कौन सा कमरा नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि जब घर बिकेगा तभी सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। जब तक घर नहीं बिकता तब तक कोई भी यूज कर सकता है, राइट। अब जी ए ने मतलब फादर ने अपना हिस्सा एक्स को सेल कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, ए और एक्स के बीच में। अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेल नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट किया सेल करने के लिए। ठीक है, एक्स को ये बात पता थी, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक्स को ये बात पता थी कि भैया इस बिल्डिंग के अंदर 4 हिस्सेदार है, ए बी सी डी। कल को ए की डेथ हो जाती है तो बिल्डिंग के 3 ही हिस्सेदार रह जाएंगे और ए का जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली बी सी डी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बात एक्स को तब भी पता थी जब एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। 2 प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ। यहां प्लेंटिफ कौन है, ठीक। अब जी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ए की डेथ हो गई, लो जी खत्म। मतलब अभी तक सेल एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ए की डेथ हो गई। तो ए का जो हिस्सा है वो किसके पास चला गया, बी सी डी के पास चला गया। तो क्या एक्स
बी सी डी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर सकता है? जो बी सी डी के फादर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्या बी सी डी के अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है? द आंसर इज, यही तो पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं। किसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है? एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द टाइटल। अब जो फादर का टाइटल था वो कौन क्लेम कर रहा है? तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द टाइटल। कौन सा टाइटल? विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ। कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही प्लेंटिफ को पता था कि विच माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। कि भैया डिफेंडेंट मतलब, डिफेंडेंट क्या हो गया यहाँ पर? बीसीडी ना, जिनके अगेंस्ट केस फाइल किया जा रहा है। प्लेंटिफ को पता था कि भैया अगर एक की डेथ हो गई तो ये कौन टेक ओवर कर लेगा? डिफेंडेंट ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेंगे। वहां क्लियर था कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही। तब एक्स के पास राइट है बीसीडी के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल करने का। अगर ये चीज क्लियर नहीं होती फिर तो राइट ही नहीं था। पहले से सारी चीजें क्लियर थी कि अगर एक ही डेथ हो गई तो बीसीडी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाइल एंट्रिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ये चीज क्लियर थी। तो लोग कहते हैं ये चीज तो ठीक है बट ऑब्वियस है कि एक ही डेथ के बाद ए का राइट किसको ट्रांसफर हो जाएगा? बीसीडी। कायदे से एक तरह से बीसीडी क्या हो गए? ए के लीगल हेयर्स। तो कौन परफॉर्म करेगा आफ्टर द डेथ ऑफ ए? लीगल हेयर्स। तो किसके ऊपर केस फाइल कर सकता है एक्स? एनी पर्सन हु इज क्लेमिंग, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द टाइटल। क्लियर है? फिर जी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था एलएलपी का केस, कि पुरानी एलएलपी ने अगर केस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो नई एलएलपी जो बनी है आफ्टर अमलगमेशन वो केस फाइल कर सकती है। इसी तरह नई एलएलपी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। कंपनी के केस में हमने पढ़ा था कि पुरानी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है और उसके बाद वो अमलगमेट हो गई दूसरी कंपनी के साथ, तो नई कंपनी केस फाइल कर सकती है। इसी तरह नई कंपनी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। बताइए जी सेक्शन 15 और सेक्शन 19 में कोई डाउट हो तो? सबसे डेंजरस सेक्शन है मेरे हिसाब से ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। कोई डाउट नहीं है? चलिए इनके जो नोट्स हैं मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर यहां तक के, ठीक है? तो कल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ही आगे हम करेंगे, लेकिन मैं आज छोटी क्लासेस ले रहा हूं क्योंकि आपको टाइम दे रहा हूं कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो सारी टर्म्स को दोबारा से आप समझे, माइंड में उनको अच्छे से बिठाए ताकि आगे वाला पार्ट हम जल्दी जल्दी कर सके। ऐसा ना हो कि 2 घंटे में कल भी 3 ही पेज हो, राइट? ताकि हम कल कम से कम 50% ये चैप्टर कंप्लीट कर सके। आउट ऑफ 15 पेज कम से कम 7-8 पेज हम कल कवर कर सके। तो मैं ये वीडियो प्रोसेस करके भी सुबह सुबह अपलोड कर दूंगा ताकि आप सुन सकें, और ये नोट्स तो मैं अभी जाते ही टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। कल वाले लेक्चर की वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा, पहले एक बार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जिस दिन खत्म होने वाला होगा उससे पहले दिन अपलोड करूंगा। अभी मैंने अपलोड कर दी तो आप वो देखने में उलझ जाओगे। वैसे भी वो लेक्चर जो कल वाला है वो फर्स्ट लेक्चर हुआ है उसका, रीरा का। तो अभी उसके अंदर 2 लेक्चर्स और रहते हैं, लेकिन वो 2 लेक्चर्स तब हुआ ना जब सारे फर्स्ट लेक्चर देख चुके होंगे, क्योंकि अदरवाइज आगे वाला कंटेंट समझ में ही नहीं आएगा। तो फिलहाल उसको इग्नोर कर दो, फिलहाल कल के लिए इसके ऊपर कंसंट्रेट करो, ठीक है जी? चलिए